तो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनो। ये कहता है कि डायटोमिक मॉलिक्यूल A2 absorbs 5 electron volt energy and its bond dissociation energy is 3 electron volt. Then calculate kinetic energy of each atom after dissociation. बताइए बच्चों। वेरी गुड अभिषेक चौधरी, गौरव शर्मा, बहुत बढ़िया। देखो बेटा सुनो, देखिए मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल है A2, ठीक है। इसको क्या करना है, इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की कितनी, इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, देखो बेटा सुनो, इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। और ये इस तरह से दो अलग अलग में टूट गए, ठीक है। तो अब देखो बेटा सुनो, सबसे पहले एब्जॉर्ब्ड एनर्जी वो तो है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब बताओ यूज्ड इन बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड डिसोसिएशन में कितने काम आ गई, 3 काम आ गई। तो 5 में से 3 तो यूटिलाइज हो गई, है ना। तो अब बताओ रिमेनिंग एनर्जी कितनी बच गई, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितने एटम है ये, 2 है ना, फॉर 2 एटम्स। तो 2 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी फॉर ईच एटम क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 2 यानी क्या है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या ये समझ में आया? हाँ बच्चों, आ गया समझ में? चले आगे, नोट कर लिया बच्चों? ठीक है, चलिए देखो बच्चों, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है कि एक सिंपल है, एक ये से सैंपल absorbs a photon of frequency of 800 hertz and it releases 2 photon out of one having frequency 500 hertz, then frequency
of other photon will be, बताइए। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा ही आसान है। हो गया क्या? देखो बेटा सुनो, मान लीजिए इस कंटेनर में हमने कोई एक गैस का सैंपल ले रखा है, ठीक है। इस गैस के सैंपल ने कितने, मान लीजिए इसने एनर्जी ई को एब्जॉर्ब किया, कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया? ई एनर्जी को, और दो फोटोन एमिट कर दिए। एक फोटोन मान लो एनर्जी E1 का है, एक एनर्जी E2 का है, समझ में आ गया? तो अगर अपन एनर्जी कंजर्वेशन लगा दें, कैसे लगाएंगे बताओ? ये जो एनर्जी E है वो क्या हो जाएगी? E1 प्लस E2 हो जाएगी, समझ में आ गया? जस्ट लाइक आप ऐसे सोचो, आपने 100 रुपीज किसी को दिए और वो आपको वापस 50-50 के दो नोट दे दे, है ना? तो दोनों का सम इक्वल आएगा, तो ये लिखा मैंने। अब बताओ E की जगह क्या लिख सकता हूं? कल हमने पढ़ा था E होता है h न्यू, इसको क्या लिख सकते हैं? h न्यू1 और h न्यू2, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, तो न्यू क्या आ गया? न्यू1 प्लस न्यू2 क्या आ गया? अब बताओ कितने का एब्जॉर्ब किया? 800 का। उसमें से ए कितना है? 500। तो दूसरा कितना है ये निकालना है, तो न्यू2 कितना आ जाएगा? 300 हर्ट्ज आ जाएगा। क्या ये बात सुन आई? तो एक गैस सैंपल ने एब्जॉर्ब किया फोटोन और उसको वापस एमिट किए दो फोटोन की फॉर्म में। नोट कर लिया सबने? अब देखो बेटा, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्वेश्चन में क्या है? A gas sample absorbs a photon of wavelength of 800 nanometer, ठीक है, and it releases two photons out of one having wavelength 300 nanometer, then wavelength of other photon will be, ठीक है। अब बताओ
मुझे पता था आप में से बहुत से 500 बोलेंगे गलत है ये। लैम्डा एडिटिव थोड़ी ना है। देखो न्यू का फॉर्मूला क्या है, न्यू वन प्लस न्यू टू। न्यू क्या पढ़ा था कल, सी अपॉन लैम्डा, सी अपॉन लैम्डा वन, ये आ गया लैम्डा टू, कैंसिल हो जाएगा। तो अब बचा क्या, वन अपॉन लैम्डा, वन अपॉन लैम्डा वन प्लस वन अपॉन लैम्डा टू, है ना। तो लैम्डा के केस में ऐसे चलेगा, लैम्डा नेगेटिव कैसे हो सकता है, नेगेटिव आ रहा है क्या, नेगेटिव आ रहा आंसर। एक मिनट रुको, डाटा चेंज कर लेते हैं अपन। काम करो, तो आप कर दो, ये कर दो, ठीक है। अब देखो सुनो, तो लैम्डा कितना 800, वन अपॉन लैम्डा वन किया गया और वन अपॉन लैम्डा टू, तो सॉल्व करें तो वन अपॉन लैम्डा टू आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर सकते हैं आप, इसको सॉल्व कर लेंगे, बोलो। ये बेटा थोड़ा डाटा चेंज कर लेना। आ गया सबको समझ में, आ गया क्या, अरे आकाश योगी पढ़ाया था ना, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन क्या होता है, कल ही तो पढ़ा था, इक्वल्स टू एच न्यू, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, है ना। कल मैंने एक बताया था कि मान लीजिए 1 किलोमीटर का एक सर्कल है, एक बंदा 10 मिनट में 10 चक्कर काट रहा है और एक बंदा 10 मिनट में 5 ही काट रहा है। जो 10 मिनट में 10 काट रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, उसकी एनर्जी ज्यादा है, तभी वो फटाफट उसको पार कर पा रहा है। और जो 5 ही कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, एनर्जी भी कम हुई, धीरे धीरे चल पा रहा है वो। कल की रिकॉर्डिंग देख लेना बेटा वापस, है ना, यूट्यूब पे डाल रखी है मैंने। चलिए आगे बात करते हैं। देखो सुनो बच्चों, एक बात बताओ, हमने ये पढ़ा था एनर्जी ऑफ वन फोटोन कितनी होती है, एच सी अपॉन लैम्डा, पढ़ा है? ये एक फोटोन की एनर्जी है, तो एनर्जी ऑफ एन फोटोन, ध्यान रखना ये एवोगैड्रो नंबर नहीं है। मैंने एन ए नहीं लिखा है, ठीक है। अरे बेटा एनर्जी ऑफ वन फोटोन लैम्डा पे डिपेंड करेगी ना, लैम्डा अगर अलग अलग होगा तो एनर्जी अलग अलग नहीं आएगी, आएगी। हाँ जी। अब देखो सुनो, एन फोटोन की क्या हो जाएगी, एन इंटू एक्स सी बाई लैम्डा आ जाएगी, एन इंटू एक्स सी बाई लैम्डा।
एक कितनी है तो n कितनी हो जाएगी। अच्छा पावर का फॉर्मूला बताओ। हाँ जी देवाशीष, पावर का फॉर्मूला क्या होता है देवाशीष। हाँ जी, पावर का फॉर्मूला होता है बेटा एनर्जी अपॉन टाइम, होता है, होता है साहब, है ना। एनर्जी देखो आपके पास पड़ी कितनी, n इंटू एच सी बाई लेमडा, और ये टाइम को लिख दो t। ये मैंने एनर्जी का फॉर्मूला उठा के यहाँ लिख दिया। अब देखो बेटा सुनो, एक बात समझना, n बाई टी क्या है, ये तो है टोटल फोटोन, और ये क्या है टाइम। जब टोटल फोटोन को टाइम से डिवाइड कर दोगे तो ये क्या मिल जाएगा, फोटोन पर सेकेंड आपको मिल जाएगा, ये मिल जाएगा ना। आप इसे ऐसे सोचो, देखो 10 सेकंड में हमने मान लीजिए 10,000 फोटोन एमिट किए, तो एक सेकंड में क्या होगा, सेकंड, तो बोलो अपन कह सकते हैं कि 1000 फोटोन पर सेकंड एमिट हो रहे हैं। तो देखो टोटल फोटोन को टाइम से डिवाइड करने पर एक सेकंड में एमिट होने वाले फोटोन आ गए। तो इस चीज को मैं एक नया नाम दे देता हूं, स्मॉल एन, ठीक है। तो ये हो गया n इंटू एच सी बाई लेमडा और पावर पी। तो ये n क्या है, फोटोन पर सेकंड, एक सेकंड में कितने फोटोन एमिट कर रहे हैं। अब यहां से देखो, अगर मुझे n निकालना है मैं क्या करूंगा, p इंटू लेमडा और ये आ गया एच सी। यहां से देखो p और लेमडा, h की वैल्यू आप जानते हैं और c की वैल्यू आप जानते हैं, ये होती थी जूल इंटू सेकेंड। c की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, ये था। इसको सबको सोल्व करेंगे आप, सोल्व करने पर ये आएगा, देखो सोल्व कर सकते हैं। सोल्व किया हुआ मेरा 5 इंटू 10 की पावर 24, ठीक है, p इंटू लेमडा, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, आपने यहाँ सारी जो वैल्यूज यूज की है वो एमकेएस के अकॉर्डिंग यूज की है। देखो जूल इंटू सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो अब ध्यान रखना, जब आपको स्मॉल एन निकालना है ना, तो आपको जो पी है वो कैसे लेना है, यहाँ ये जो पी है ना, पी लेना है वॉट में, पावर यूनिट वॉट होती है, 2 वॉट 3 वॉट, है ना, 60 वॉट बल्ब, और लेमडा जो है वो मीटर में लेना है, फिर ये ध्यान रख लेना। तो फाइनली ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है ना, बता दिया। काम ये आएगा 5 इंटू 10 की पावर 24 पी लेमडा। हाँ भाई अनिरुद्ध, अनिरुद्ध भी नहीं है क्या आज क्लास में। हाँ भैया समझ में आ गया। ये फाइनली लर्न करना है 5 इंटू 10 की पावर 24
पी लैम्डा। पी किस में रखना है, आपको वोट में यूज लेना है, और लैम्डा आपको मीटर में लेना है, क्योंकि मैंने सारे डाटा एमकेएस के अकॉर्डिंग रखे हैं। हो गया बच्चों? बेटा एमकेएस में तो आप मीटर, केजी और सेकंड और एसआई में टोटल 7 यूनिट लेके चलते हो, है ना। यूनिट तो वैसे एक जैसी आती है, लेकिन उसमें 3 यूनिट की बात करते हो और इसमें 7 की बात करते हो आप। चलिए अब एक छोटा सा क्वेश्चन बताओ मुझे। देखो ये कह रहा है एक बल्ब है, देखो ये इस तरह से, ठीक है? ये जो बल्ब है इसकी पावर आपको दे रखी है 60 वोल्ट की, 60 वोल्ट का बल्ब है, ठीक है? और इससे जो लाइट एमिट हो रही है, ठीक है ना, है ना, तो जो लाइट एमिट हो रही है वो है आपकी ई, ठीक है? तो आपको बताना है कि क्या हो जाएगा बताओ, नंबर ऑफ एमिटेड फोटॉन्स पर सेकेंड। बताइए बच्चों। ये फॉर्मूला लगा लो, सीधा सीधा आराम से आंसर आ जाएगा। देखो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 10 की पावर 24 पी लैम्डा। पावर कितना है 60, लैम्डा एंगस्ट्रॉम में है, ठीक है? तो क्या करेंगे, तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, 10 की पावर -10, ठीक है? तो ये समझ में आया? बोलो, ये बात समझ में आ गई? सोल्व कर सकते हैं? अरे समझ में आ गया क्या? देखो ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है? ये क्या हो जाएगा देखिए आपका, ये हो गया, ठीक है? तो एक मिनट, सॉरी, आ जाएगा? बोलो, ये आ रहा है? आ रहा आंसर? ठीक है। अब अगर मान लीजिए मैं कहता कि बताओ नंबर ऑफ फोटॉन्स
इन 10 आवर्स। अब यही अगर आपको 10 आवर्स में पूछता, 10 घंटों में, तो क्या करती? देखो कैसे करो बेटा, सुनो। भाई इतने फोटोन हमने निकाल दिए। अब हमारे पास टोटल 10 आवर्स है ना? तो हम क्या करेंगे, 10 इंटू 60 इंटू 60 लग गया ना? बोलो, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 10 आवर्स में फोटोन पता लग जाएंगे। क्या समझ में आया? इस पे क्वेश्चन आया हुआ है भैया, नीट में भी आया हुआ है और आईआईटी जेईई में भी। दिमाग बैठ गई? ये फाइनली ये फॉर्मूला याद रखें, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा आप आराम से कर पाएंगे। कार्तिक बंसल 2 बार क्यों लिखा है? अरे भाई देख, ये 10 आवर्स है, तो 10 आवर्स को पहले मिनट में कन्वर्ट करेगा तो 60 मिनट पर आवर होता है ना? ठीक है, अब क्या करोगे, हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। सेकंड में ये हमने सेकंड में निकाला है ना, हमने फोटोन पर सेकंड में निकाल रखा है, तो जब 1 सेकंड का निकाल रखा है तो अब इसको भी सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। ये किस में निकाला था आपने अभी, पिछला फोटोन पर सेकंड में निकाला है ना, तो अब इसमें भी तो आपको सेकंड होते ही देखना पड़ेंगे ना। समझ में आई क्या बात? कार्तिक बंसल चले आगे। अब देखो बेटा सुनो, हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ ली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का क्वेश्चन देगा ये आपको। ठीक है, अब अपन एक टॉपिक पढ़ते हैं, हेडिंग डालो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पीईई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वैसे तो देखो बेटा, ये आपका फिजिक्स में बहुत डिटेल में आएगा ये टॉपिक, बट थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में भी दिया हुआ है, तो जितना केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग है ना उतना डिस्कस करेंगे। फिजिक्स में तो पूरा चैप्टर है इसका एक, वो 12th में आएगा आपके। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, कौन बताएगा आप में से? बताओ भाई। वेरी गुड, सैगल साहब। देखो बहुत सिंपल है, इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं, समझना। मान लीजिए ये एक मेटल सरफेस है, ठीक है, ये कोई मेटल की एक सरफेस है, ठीक है, अपन इसको साथ साथ में ऐसे भी दिखा देते हैं। ये मेटल सरफेस है आपकी, है ना? अब बताओ, दुनिया में मेटल किसके लिए फेमस है? बताओ भैया, इस दुनिया में मेटल किसके लिए फेमस है?
अच्छा, कंडक्टिविटी का है। और कंडक्टिविटी किस कारण होती है? कारण होती है इलेक्ट्रॉन के कारण। मेटल में सिंपल सा एक फंडा है कि ये इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी एमिट कर देते हैं, बहुत फास्ट, है ना। देखो सुनो, जैसे ही इस मेटल पर मान लीजिए कोई स्पेसिफिक वेवलेंथ का फोटोन गिरा, है ना, ये इस पे फोटोन गिरा, समझ में आ रही बात? मान लीजिए मैं ऐसे दिखा रहा हूं आपको, है ना, ठीक है, इस पे कंटिन्यूअसली फोटोन गिर रहे हैं, ठीक है ना। फोटो मतलब लाइट, याद है क्या? फोटोन एक तरह से क्या होता है? पैकेट्स ऑफ लाइट को ही बोलते ना, लिखा है मैंने आपको। अब देखो, मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, जैसे इस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल जाए कि वो बाहर आने लायक हो जाए, तो होगा क्या कि ये इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ जाएगा बेटा, ठीक है ना। देखो क्या किया आपने, इस मेटल सरफेस पे कोई स्पेसिफिक फोटोन डाला, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, एनर्जी मिल गई कि मान लीजिए वो निकल के बाहर आ गया। तो सोचिए ये जो स्पेस है इस पे फोटोन लगातार स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है, और इतनी एनर्जी का फोटोन हमने डाला कि इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लग गई, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव। तो नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। देखो ये पॉजिटिव एंड है, तो इधर इसकी तरफ ये अट्रैक्ट होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली इधर फ्लो कर रहे हैं। तो मुझे एक बात बताओ, जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो वहां पे क्या होगा? करंट का भी तो फ्लो होगा। अरे इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेंगे तो करंट का भी फ्लो होगा, बोलो। देखो नाम क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो का मतलब लाइट, जो ये फोटो डाल रहे हो उससे इलेक्ट्रॉन एमिट हुए, और एमिट होने से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा। इसी इफेक्ट को नाम हमने दे रखा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो नाम को ध्यान से समझो, नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो बेटा, फोटो का मतलब है लाइट, इलेक्ट्रिक का मतलब करंट, है ना। लाइट के इफेक्ट से करंट का जो फ्लो हो रहा है उसी को अपन क्या बोल रहे हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ में आई बात? हाँ बेटा, तो समझ में आया कुछ? तो अपन क्या बोलेंगे, जब किसी मेटल की सरफेस को किसी स्पेसिफिक वेवलेंथ से इरेडिएटेड उस पर डाला जाता है ना, एक्सपोज किया जाता है, तो क्या होता है कि मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन सर्किट में मूव करेंगे तो जो करंट का फ्लो होता है उसी को अपन क्या नाम देते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यही बात समझ में आई? अरे ये बात समझ में आई क्या? तो फटाफट इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। देखो, when a metal surface is irradiated with specific wavelength, then electrons are ejected from metal surface, ठीक है।
and this ejection is known as photoelectric effect. ठीक है. Due to ejection of electrons, there is flow of current. There is flow of current. ठीक है. Which is, है ना, मैं इधर लिख रहा हूं, which is known as photoelectric current. ठीक है. वापिस सुन लो. देखो, ये मेटल की सरफेस थी, इसमें इलेक्ट्रॉन है. इस इलेक्ट्रॉन पर हमने इतनी एनर्जी का फोटोन डाला कि वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए सफिशिएंट है ना. बेटा सोलर अलग होता है, सोलर इफेक्ट अलग होता है. ठीक है. इसमें निकाला हमने, ये इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ गया. ठीक है. अब जब ये इलेक्ट्रॉन सर्किट में फ्लो करेगा, है ना, तो वहां करंट का भी फ्लो होगा, और उस करंट को हम क्या नाम देते हैं? फोटोइलेक्ट्रिक करंट. देखो, व्हेन ए मेटल सरफेस इज irradiated with specific wavelength, है ना, with specific wavelength photon, ठीक है, then electrons are ejected from metal surface, and this ejection is known as photoelectric effect. Due to ejection of electrons, there is flow of electrons, flow of current, which is known as photoelectric current. कोई डाउट है इसमें? हाँ भैया, विश्वजीत अपना डाउट चैट बॉक्स में लिख दो. फोटो सेल बेटा पढ़ेंगे अभी अपन, ये यूज कहाँ आता है बताएंगे आपको. एक सोलर सेल भी पढ़ते हैं आप, आगे आएगा, बताते हैं आपको. नोट कर लिया सबने? हाँ जी. नोट कर लिया? अब देखो बेटा, सुनो, कुछ टर्म्स जो है वो हमें सीखने इसमें, है ना. तो सबसे पहले लेते हैं वर्क फंक्शन. आप हेडिंग डाल दो, टर्म्स इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. टर्म्स इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. इसमें सबसे पहले लिखिए वर्क फंक्शन.
वर्क फंक्शन जानते हैं। देखो बेटा, ये सिंपल सा एक फंडा है। जैसे क्या समझो कि जैसे एक क्लास को पास करने के लिए जो मिनिमम पासिंग मार्क्स होता है ना, उसको वर्क फंक्शन बोला जा सकता है। जैसे मिनिमम पासिंग मार्क्स 33% होते हैं ना 33। तो वर्क फंक्शन क्या हुआ, किसी मेटल की सरफेस में से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने के लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी है ना, उसको वर्क फंक्शन बोला जाएगा। समझ में आ गया? जैसे अगर किसी बच्चे के 33% मार्क्स आ जाएंगे तो वो पास हो गया, है ना। लेकिन अगर उससे कम आए वो पास नहीं हुआ ना, है ना। तो जैसे मान लो किसी का वर्क है ना 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, आपने उस पर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन डाला, तो बोलो आराम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। 6 का डाला तो भी निकलेगा। 33% वाले के अगर मान लो 35 आ गए तो भी तो पास ही है। लेकिन 33 से कम हुए ना तो दिक्कत हो जाएगी। समझ में आ रही बात? बोलो, दिमाग बैठ गया? अरे वर्क फंक्शन समझ में आया क्या? तो देखो वर्क फंक्शन क्या है, सिंपल सी बात है, मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। ठीक है, मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसको वर्क फंक्शन कहते हैं। आगे देखो, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स। ये अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग आएगा, किसी मेटल का कम किसी का ज्यादा, सबका एक जितना नहीं होता, है ना। तो अपना चैप्टर आएगा पीरियोडिक टेबल, तब अपन पढ़ेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है ना। भाई समझ में आ गया क्या? अब देखो बेटा सुनो, फाई का फॉर्मूला वही है जो आपने कल पढ़ा था, एच न्यू या एच सी बाई लैम्डा, है ना। या इसको आप ये लिख सकते हो 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद करो एंगस्ट्रॉम। तो अब लैम्डा अगर आप एंगस्ट्रॉम में रखोगे तो फाई किस में निकल के आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। ये फॉर्मूला मैंने बताया आपको कल। क्या ये समझ में आया? अरे वो ये है, प्लांक्स का रूल यूज कर रहे हैं अपन। अब बेटा देखो तो सुनो, दो टर्म्स और समझते हैं। एक होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इसको अपन लिखेंगे न्यू नॉट, ठीक है। और एक होगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, इसको लिखेंगे लैम्डा नॉट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, समझ रहे हैं आप बताओ, जब आपको वर्क फंक्शन मिनिमम चाहिए तो फ्रीक्वेंसी भी क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए ना। ध्यान दीजिए बेटा, देखो फॉर्मूला ये हमारे पास है भी है, लैम्डा। देखो फाई क्या है, न्यू नोट के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये पढ़ा है आपने। एनर्जी है, ये सिर्फ सिंबल है और कुछ नहीं है, इसमें टेंशन ना लें आप, ये सिंबल है सिर्फ। अब बताओ,
अगर फाई मिनिमम तो ये फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम होगी ना। और फाई मिनिमम तो लैम्डा नॉट क्या होगा, मैक्सिमम। अपोजिट चल रहे हैं ना, अपोजिट चल रहे हैं ना, बोलो। तो देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या होगी, अपन ऐसा बोलेंगे कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच कैन इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस, ठीक है। और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या हुआ, मैक्सिमम वेवलेंथ विच कैन इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। अरे समझ में आया, इसमें मिनिमम बोला, इसमें मैक्सिमम बोला, क्यों बोला, समझ में आया क्या। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में मिनिमम बोला, अरे समझ में आया क्या। देखो रिलेशन देखो यहाँ पर, इससे समझ में आ जाएगी बात, ठीक है। तो देखो अपन क्या कहेंगे, मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच कैन eject an electron from metal surface is known as threshold frequency, okay? फिर threshold wavelength में क्या लिखोगे, maximum wavelength which can cause ejection of an electron from metal surface is known as threshold wavelength, ठीक है। क्या ये समझ में आया, अरे आया क्या।